देखिए, जो रशिया की इकॉनमी है वो एक एवरेज इकॉनमी है। और इसका जो ग्रोथ रेट अगर हम देखें या फिर साइज से हम चलें तो लगभग कोई $1.5 ट्रिलियन की इकॉनमी है। और इसी दौरान अगर हम देखें कि नॉर्मल ईयर्स में कोरोना से पहले कैसे इकॉनमी ग्रो कर रही थी, तो ग्रोथ रेट ठीक था। मतलब कोई इतना हम हाई फास्ट मूविंग इकॉनमी तो नहीं कह सकते, तो लेकिन पॉजिटिव ग्रोथ रेट था। लगभग कोई 1% के आसपास का एवरेज पहले के 5 वर्षों में देखा गया था। और कोरोना के बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी देखी गई। जैसे कि अभी पीछे के 2 साल जो है, आईएमएफ के प्रोजेक्शंस बताते हैं कि लगभग कोई इकॉनमी 3-3.5% तक ग्रो करने की पोटेंशियल रख रही थी। और अगर हम यूक्रेन में देखें, क्योंकि साइमल्टेनियसली हमें दोनों देशों के बीच में लड़ाई है, तो ये भी देखना होगा कि वो इकॉनमी कैसे। तो यूक्रेन कंपैरेटिवली उतनी स्ट्रांग इकॉनमी नहीं है, उसका ग्रोथ रेट भी माइनस में था। अगर हम कोविड के पहले का देखें, लगभग कोई 1% तक का माइनस ग्रोथ रेट यूक्रेन का था। लेकिन ये है कि बाद में रिकवरी प्रोसेस में, क्योंकि बहुत सारी इकॉनमीज़ ने स्टिमुलेट किया है अपने अपने रिस्पेक्टिव इकॉनमीज़ को, तो अभी पॉजिटिव ग्रोथ रेट उसका लगभग कोई 3% के आसपास ही देखा गया कि आईएमएफ के प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग जो है इकॉनमी लगभग कोई 3% पे ग्रो कर पाएगी। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो देखो क्या है कि लेमन क्राइसिस के बाद बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस आए हर एक अर्थव्यवस्था के ऊपर। लेमन के बाद पहले यूरोप बहुत ही सीवियर क्राइसिस में था, स्लो डाउन था। तो यूरोप रिकवर करता तो जापान काफ़ी स्लो डाउन में था, जापान रिकवर करता तो चाइना में काफ़ी स्लो डाउन थी। और फिर साइक्लिकल प्रॉब्लम हमने भी फेस की 2018 में 19 में, वापस हम उसी ट्रैजेक्टरी में आए। तो लेमन क्राइसिस के बाद के जो 10-12 साल थे काफ़ी चैलेंजिंग रहे हैं हर एक इकॉनमी के लिए। और अगर हम बात करें यूएसएसआर के टाइम की, उस टाइम पे जो टोटल ग्रोथ रेट था, अगर हम क्लब्ड ग्रोथ रेट देखें तो 3-4% के ऊपर ग्रो करता था यूएसएसआर। लेकिन सब्सिक्वेंटली जब रशिया का ग्रोथ रेट अगर उन सालों में देखें आफ्टर दी यूएसएसआर, अकेले रशिया का देखें तो वो कोई ज़्यादा प्रॉमिसिंग ग्रोथ रेट नहीं था उस टाइम पे भी। इकॉनमी काफ़ी वर्षों तक नेगेटिव ग्रोथ रेट में ग्रो की है। लेकिन रिफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो कंपैरेटिवली रशिया इज़ बेटर देन यूक्रेन इन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो लगभग 50 के अंदर ही इसका रैंक आता है, जो फर्स्ट 50 कंट्रीज़ हैं रशिया का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, जबकि यूक्रेन का रैंक थोड़ा इससे नीचे है। तो ओवरऑल क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वॉर किसी के भी हित में नहीं होती है, डैमेज होता है। और उसके बाद जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होता है आर्म्स के ऊपर, क्योंकि जो आर्म्स का प्रोडक्शन है, आर्म्स का जो परचेज है, इंपोर्ट है या फिर हमने खुद प्रोड्यूस किए, वो कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं है। दैट गोज़ टू इन्फ्लेशन ओनली। वो एक अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, तो उसे इन्फ्लेशनरी इकॉनमी होती है। हर एक वॉर के बाद इकॉनमीज़ के ऊपर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आया, इकॉनमीज़ के ग्रोथ रेट नीचे चले जाते हैं, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाता है, इकॉनमी स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन फेस करती है। तो ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि जो वॉर है इस वक्त में दोनों ही कंट्रीज़ के हित में नहीं है। डैमेज जो हो रहा है वो आने वाले टाइम में इम्पैक्टेड ग्रोथ रेट, फ्रेजाइल ग्रोथ रेट, एक तो जो डर का माहौल होता है, कॉन्फिडेंस जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। और ऊपर से जो एक्सटर्नल इकॉनमी के सेक्टर्स हैं, जो उसका कनेक्टिविटी है, उसके ऊपर बहुत काफ़ी इम्पैक्ट आता है। आने वाले समय में अगर ये वॉर अगर लंबी खिंचती है सर, और इसी तरीके से एक के बाद एक प्रतिबंध नजर आते हैं, फ्रांस ने भी खुलकर कह दिया है जी, और ब्रिटेन भी कह ही रहा है, आपको क्या लगता है कि रशिया के लिए उबर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो? देखिए, मैं एज एन इकोनॉमिस्ट मैं जो समझता हूँ कि अभी का जो ग्लोबलाइजेशन है, आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन, मेरे ख्याल से वॉर्स को सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज होल वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड। जो पहले की अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, उस टाइम पे जो था, उस टाइम पे ग्लोबली कनेक्टेड इकोनॉमीज नहीं थे। अभी हर एक कंट्री एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, पूरा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। तो अगर कोई कंट्री प्रतिबंध लगाता है या किसी कंट्री के ऊपर लगते हैं तो नुकसान दोनों को होता है, प्रतिबंध लगाने वाले को भी और जो प्रतिबद्ध कंट्री है उसको भी नुकसान होता है। क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें सर्वाइवल के लिए एक दूसरे से गिव एंड टेक, बहुत सारे एफटीए हो चुके हैं,
और कनेक्टिविटी है, ट्रांजैक्शंस हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सैंक्शंस हैं ये भी किसी के हित में नहीं है। ये इससे पूरा जो ग्लोबलाइज्ड सिस्टम है अपना वो इम्पैक्ट होगा। और इसी की वजह से इसका पॉजिटिव क्या है कि क्योंकि अभी नाउ द वॉर्स आर कनेक्टेड विद इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबी वॉर नहीं चलनी चाहिए क्योंकि इकोनॉमिक रिपरकशंस बहुत ही सीवियर होंगे। कितना वक्त लग सकता है सर, अनुमानन आपका कहना है कि अगर रशिया से उभरने की कोशिश करता है, शुरुआत करता है, तो कितना वक्त लग सकता है? देखिए, अभी वॉर क्योंकि प्रोसेस में है, अभी हम उसको एक्चुअल एस्टिमेट तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कई वर्षों तक इकॉनमी को काफ़ी संकट सहना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक डाउन टर्न्स, क्योंकि पूरी एक तो जो आर्म्स के ऊपर जो खर्चा हुआ होता है अनप्रोडक्टिव, उससे बोरिंग्स इंक्रीज होती हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट में इम्पैक्ट आता है, ग्रोथ रेट इम्पैक्ट होते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है क्योंकि जो प्रोडक्टिव सोर्सेज हैं, जो कॉन्फिडेंस है, जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी इम्पैक्ट हो चुका होता है। तो अगर वॉर थम जाए अभी तो लगभग इस अवस्था से भी निकलने में मेरे ख्याल से 1-2 साल वापस उसी ट्रैजेक्टरी में आने में लग सकते हैं। तो कह सकते हैं सर कि अभी निम्न स्तर पर चल रही है रशिया की इकोनॉमी अगर देखी जाए तो? बिल्कुल एवरेज है, हम कोई ये नहीं कह सकते कि बहुत ही ऐसा डाउन टर्न भी है, नहीं है। कि अगर हम देखें अभी के जो 2 साल हैं 2021-22 में लगभग 3%, 3.5% का ग्रोथ रेट आने की उम्मीद थी अकॉर्डिंग टू दी IMF एस्टिमेट्स। लेकिन अभी वॉर है तो कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ तक लंबी चलेगी और उसका क्या एक्चुअल में क्या इम्पैक्ट किस सेगमेंट के ऊपर आएगा। भारत के नज़रिए से अगर हम देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना असर आप देखते हैं इस वॉर में? देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई इसका सीधा असर, खराब असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि होल वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड। जब पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, ट्रबल होती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन आती है, तो उसके जो इफ़ेक्ट है, जो कंटेंजियन इफ़ेक्ट है, तो वो हर एक अर्थव्यवस्था, जो भी प्रोग्रेसिव अर्थव्यवस्था, उसके ऊपर आता है। लेकिन इस जंक्चर पे मैं ऐसा कुछ नहीं देखता हूँ कि कोई इसका नेगेटिव असर अभी हमें देखने को मिला है या मिलेगा। ये ज़रूर है कि करेंसी के ऊपर इम्पैक्ट आता है, जो हमारा एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, क्योंकि पूरा ग्लोबल जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इम्पैक्ट होती है। लेकिन अगर हम हमारी स्ट्रेंथ देखें तो वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम एट दिस जंक्चर। तो हमारे ग्रोथ रेट आने वाले टाइम में बहुत प्रॉमिसिंग है और इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, चाहे हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति में है और ग्रोथ रेट अच्छा प्रोजेक्टेड है। फिस्कल डेफिसिट के ऊपर हमारा काफ़ी कंट्रोल हो गया है और इन्फ्लेशन, हाँ ये ज़रूर है एक वरिंग फैक्टर, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बहुत ही एस्केलेट कर रहे हैं। हम बहुत बड़े कंज्यूमर हैं और हम इंपोर्ट करते हैं, तो इन्फ्लेशन के ऊपर और प्रेशर आ सकता है, जिससे कि कैड के ऊपर और इम्पैक्ट आ सकता है। तो इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से ये जो डाउंटिंग इम्पैक्ट आने वाला है इस वॉर का, उसको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मिटिगेट करें। जो एक्सटर्नल शॉक है, ख़ास करके जो क्रूड शॉक आएगा, उसको हम कैसे ऑब्जर्व करना है, उसके लिए हमें एक स्ट्रेटेजिक वे में प्लान करना होगा। सर आखिरी सवाल, जिस तरीके से प्रतिबंध बाकी देश लगा रहे हैं, क्या लगता है इस इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन की वजह से क्या रूस को झुकना पड़ सकता है? ऐसा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है। देखिए, जब भी कोई वॉर होती है तो उससे पहले जो कोई भी व्यक्ति या कंट्री सबसे पहले अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को असेस करता है जब भी किसी वॉर में एंटर करने से पहले। तो रशिया को अपनी जो उसकी माली हालत है वो बिल्कुल अच्छे तौर पे मालूम है। तो मैं इस जंक्चर पे नहीं समझता कि ये कोई उसके लिए जो जिस पर्पज़ के लिए वॉर किया गया उसके लिए इकोनॉमिक चैलेंज है, कोई अभी कोई मेजर एक चैलेंज बनेगा, क्योंकि कंट्री को खुद अपनी स्थिति का पता है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जल्द से जल्द समझौते पे पहुंचने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि कोई भी कंट्री अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अनप्रोडक्टिवली वेस्ट नहीं करना चाहता।